नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकास चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, मैं बजट 2024-25 का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा लेके आपके सामने उपस्थित हूं। इसके पहले वाले हिस्से में आपने देखा अब तक के बजट का जो इतिहास था, उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसके पहले वाले वीडियो में आपने वो सब देखा था। अब हम इस दूसरे वीडियो में बजट 2024-25 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला बिंदु है बजट में आय एवं व्यय का लक्ष्य जो है वो 48.21 लाख करोड़ रुपए है। तो देखिए, जो बजट का आकार है जिसे कहे वो 48,21,000 करोड़ रुपए का है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि इस बार जो बजट का आकार था वो क्या था, तो वो 48,21,000 करोड़ रुपए है। ठीक है। दूसरा है राजस्व प्राप्तियां, इसमें जो है 31.29 लाख करोड़ रुपए हैं। कितनी है? राजस्व प्राप्तियां 31.29 लाख करोड़ रुपए हैं। और पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट जो है वो 16.91 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। देखिए, यहां से हम लोगों की परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आय के स्रोत यानी सरकार के पास पैसा आता कहां से है, तो इस बिंदु को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, उधारी और अन्य देवताओं से सरकार को 27% धन मिलता है, आय कर से 19%। ठीक है। जीएसटी एवं अन्य कर से 18% मिलता है, निगम कर से 17% मिलता है, और कर भिन्न जो प्राप्तियां हैं वो 9% है। अब देखिए, आपको याद कैसे करना है। परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, या यूपी पुलिस के एग्जाम में भी इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। चूंकि ये बजट अभी आया है, नया है, तो यूपी पुलिस वाले अभ्यर्थी भी इस पे ध्यान देंगे। तो देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि सरकार के पास जो आय का स्रोत है वो कैसे है, उनका क्रम लगाने को या मिलान करने को पूछता है। ठीक है। तो आप इसको याद रखिए कि उधारी एवं अन्य देवताओं से 27% धन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कंस्टेंट रखिएगा कि सबसे ज्यादा धन यहीं से आता है। अब आ जाते हैं दूसरे पे। आयकर से 19%, उससे 1% घटा दीजिए तो जीएसटी से 18% आता है, और उससे 1% घटा दीजिए तो निगम कर से 17% आता है। आप इन तीनों को याद रखिएगा, क्योंकि जब भी कोई प्रश्न आएगा तो इन तीनों में से कम दो जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इनका अगर परसेंटेज न याद रहे तो इनका क्रम जरूर याद रखिएगा कि आय कर से 19%, आय कर के बाद है जीएसटी कर, उससे 18%, मतलब 1% कम, और जीएसटी से 1% कम निगम कर है। ठीक है। तो आप इस क्रम को याद रखिएगा, पहले आयकर है, फिर जीएसटी है, फिर निगम कर है, जबकि उधारी एवं अन्य देयताएं जो है वो सबसे ऊपर है। ठीक है। चलिए, कर भिन्न प्राप्तियां 9% है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से कितना धन मिलता है सरकार को? 5% मिलता है, और सीमा शुल्क से 4% मिलता है। ठीक है। और ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से 1% मिलता है। तो इस क्रम को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दूसरा है सरकार के पास पैसा जो है वो 72% टैक्स से आता है और 28% कर्ज से आया। ठीक है ना। तो इस बिंदु को भी याद रखिएगा। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। देखिए, बजट में जो व्यय है वो 48.21 लाख करोड़ रुपए राजस्व व्यय, जो टोटल व्यय है, आय और व्यय टोटल मिला के ही बजट बनता है, तो 48.21 लाख करोड़ रुपए है। इसमें जो राजस्व व्यय है वो 37.09 लाख करोड़ है। अब देखिए, राजस्व व्यय क्या होता है? ऐसा व्यय जिसको व्यय करने के बाद सरकार को कोई लाभ नहीं होता है, उसके बदले में सरकार को कोई प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे व्यय को राजस्व व्यय कहते हैं। जैसे पेंशन हो गया, वेतन हो गया, पेंशन, वेतन, या रोज के जो दैनिक खर्चे सरकार करती है, उससे सरकार को कोई तात्कालिक लाभ नहीं होता है, तो इसे राजस्व व्यय कहते हैं। तो राजस्व व्यय कितना है? 37.09 लाख करोड़ रुपए। अब सोचिए, 41.21 लाख में 37.09 लाख करोड़ रुपए यह राजस्व व्यय है, इसका सरकार को कोई लाभ नहीं है। जबकि पूंजीगत व्यय, जिससे सरकार पूंजी का निर्माण करती है, जिससे सरकार को लाभ होता है, वो कितना है? वो 11.11 लाख करोड़ है। ठीक है। तो देखिए, सरकार जो है जितना पूंजीगत खर्चा करेगी उतना सरकार फायदे में रहेगी, लेकिन जितना राजस्व व्यय सरकार करेगी उतना सरकार को नुकसान होता है। ठीक है। तो
तो आप जान गए कि राजस्व व्यय में कितना है 37.09 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय में 11.11 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, जबकि ब्याज भुगतान जो है 11.62 लाख करोड़ रुपए है। ठीक, ब्याज भुगतान कितना है 11.62 लाख करोड़। ठीक, अब देखिए दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। रुपया जाता कहाँ है, यानी खर्च कहाँ होता है। यही वो बिंदु है जहां से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, चाहे अभी अगले महीने होने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा हो। सब में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ से है। तो देखिए रुपया कहाँ जाता है, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 21% है। आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा सरकार का जो व्यय होता है वो कहाँ जाता है, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा। कभी कभी ये प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि इस समय जो सरकार कर और शुल्क इकट्ठा करती है उसमें राज्यों का हिस्सा कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा 21% है। ठीक है, उसके बाद सरकार का सबसे बड़ा खर्चा होता है 19% ब्याज भुगतान। जो कर्ज लिए रहती है सरकार उसका 19% उसको ब्याज भुगतान के रूप में चुकाना पड़ता है। तीसरा है केंद्रीय क्षेत्र स्कीम रक्षा एवं सब्सिडी को छोड़कर, मतलब केंद्रीय स्कीमें जिसमें रक्षा एवं सब्सिडी नहीं है उसमें 16% का खर्चा होता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9% का खर्चा होता है। ठीक है, और अन्य व्यय है 9%। केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं 8%। देखिए अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है कि रक्षा में कितना परसेंट, 8% का खर्चा है, सब्सिडी में 6% का है और पेंशन में 4% है, 4% का खर्चा है। तो देखिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं 8%, रक्षा 8% और सब्सिडी 6%। इन तीनों को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। और ऊपर जो है सबसे महत्वपूर्ण खर्चे जो है करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 21%, ब्याज भुगतान 19% और जो है केंद्रीय स्कीमों में 16%। तो इसे याद रखिएगा, इस क्रम को याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है और उसके बाद सबसे कम कहाँ होता है। आजकल आयोग ने प्रश्न पूछने का ट्रेंड बदल दिया गया है, इसलिए कभी ऊपर से पूछता है कभी नीचे से पूछता है। तो कभी हो सकता है सबसे ज्यादा वाला ना पूछ के ये वाला हिस्सा पूछ ले जहां केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 8%, रक्षा में खर्च 8% और सब्सिडी में 6% है, जबकि पेंशन में 4% का खर्चा है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। ठीक है, ये मोदी की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरी बार सरकार बनने के ये पहला बजट है। ठीक है ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की घोषणा की। अब देखिए इस बजट में 4 प्रमुख वर्ग ऐसे हैं जिन पर ध्यान देने की घोषणा की गई है। पहला है गरीब, दूसरा है महिला, तीसरा है युवा और चौथा है अन्नदाता। तो ये 4 महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिन पर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। तो गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। देखिए बिहार राज्य के विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों के लिए मंदिर गलियारा परियोजनाओं की घोषणा की गई है। क्या किया गया है, देखिए बिहार में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर, यहाँ जो है मंदिर गलियारा परियोजनाओं की घोषणा की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। ये सबसे पहले तो जान लीजिए विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कहाँ है, ये बिहार में है और यहाँ मंदिर गलियारा परियोजनाओं की घोषणा की गई। ठीक है, बजट में की गई है। अब चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। वर्ष 2024-25 के बजट में विकसित भारत के लिए, ध्यान रखिए 24-25 के बजट में विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं, कितनी 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। अब देखिए ये 9 प्राथमिकताएं क्या है, ये प्राथमिकताएं किसके लिए हैं, ये हैं विकसित भारत के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये 9 प्राथमिकताएं क्या हैं। अब इसमें 9 प्राथमिकताओं में पहला है इसमें कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। ठीक है, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा है विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा है शहरी विकास। छठा
छठे की तरफ चलते हैं। छठा है ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है। सातवां है अवसंरचना। आठवां है नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास। और नवा है अगली पीढ़ी के सुधार। तो आप ध्यान रखिए कि ये जो 9 बिंदु हैं, ये विकसित भारत के लिए जो है, विकसित भारत के लिए जो 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं सरकार द्वारा 2024-25 के बजट में, ये प्राथमिकताएं हैं। आप इन 9 प्राथमिकताओं को याद रखिएगा, कहीं अलग से नोट कर लीजिए या आप जहां पढ़ते हैं वहां चिपका लीजिए लिख के कागज पे। इनमें से कम ये जरूर पूछ सकता है कि कौन सी प्राथमिकता इसमें शामिल नहीं है, या कौन कौन सी प्राथमिकताएं शामिल की गई हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या चारों। तो इन प्राथमिकताओं को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, अगर आप परीक्षार्थी हैं तो आपके लिए 9 प्राथमिकताएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। देखिए, पूर्वोदय योजना। कौन सी योजना? पूर्वोदय योजना देश के पूर्वी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों को सृजित करेगी। ठीक है ना, ये पूर्वोदय योजना की शुरुआत की गई है। पूर्वोदय योजना बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सहित पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए है। अब देखिए, महत्वपूर्ण योजना है जिसकी घोषणा बजट में की गई है। पूर्वोदय योजना, यह जो है देश के पूर्वी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, ध्यान रखिएगा, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों को सृजित करेगी। ये 3 बिंदु जरूर याद रखिएगा कि पूर्वोदय योजना में शामिल है क्या क्या। एक तो मानव विकास, मानव संसाधन विकास, दूसरा बुनियादी ढांचा और तीसरा आर्थिक अवसरों को सृजित करना। ठीक है, तो ये पूर्वोदय योजना के मुख्य बिंदु हैं, इसमें शामिल हैं। अब इसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए, पूर्वोत्तर के पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य हैं, और फिर उसके साथ साथ बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सहित पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों के सर्वांगीण, ये 5 राज्य जो पूर्वी क्षेत्र के हैं, इन्हीं के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना लाई गई है। ठीक है, कौन कौन से? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। पूर्वोदय योजना किन राज्यों में लागू होगी। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। देखिए, अब देखिए बजट 24-25 में 4 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब ये 4 मुख्य विषय बताइए। पहले आपको बताए प्राथमिकताएं क्या हैं, फिर बताए आपको कि विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं क्या हैं। अब देखिए, ध्यान केंद्रित देखिए किस पे किया गया है। सबसे पहले ये हमने बताया 4, युवा, महिला, अन्नदाता, और चौथा क्या था? युवा, महिला, अन्नदाता और गरीब। ठीक है, ये 4 प्रमुख वर्ग हैं जिन पर ध्यान देने की घोषणा की गई है। दूसरा है 9 प्राथमिकताएं हैं जिन्हें विकसित भारत के लिए तय किया गया है। अब देखिए, 4 मुख्य विषय हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, इनकी चर्चा करते हैं। पहला है रोजगार, दूसरा है कौशल विकास, तीसरा है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का विकास, और चौथा है मध्यम वर्ग। तो इन 4 विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है। आपको परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे कि कौन से ऐसे विषय हैं जहां पर बजट में ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है। तो कौन कौन से हैं? रोजगार, कौशल विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, और चौथा है मध्यम वर्ग पर। तो इन 4 विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। ठीक है, अब देखिए बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य, अब देखिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जो है 24-25 में कितना रखा गया है? जीडीपी का 4.9%। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2024-25 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना है? 4.9% निर्धारित किया गया है। यह लगभग 16,13,000 करोड़ रुपए होगा। ठीक है ना। फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। रक्षा मंत्रालय को पेंशन के साथ साथ 6.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। देखिए, रक्षा मंत्रालय को क्या किया गया है? पेंशन के साथ 6,21,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसमें पेंशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए भी शामिल है। ठीक है,
चलिए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों, इस बजट के जो बजट हम पढ़ा रहे हैं, इसका निर्माण मुख्य रूप से परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इनमें तथ्यों को निकाला गया है। तो जो हमारी परीक्षा के लिए परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, सिर्फ हम उन्हीं तथ्यों पे चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी बातें जो हमारे परीक्षा उपयोगी नहीं है, उन तथ्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसलिए आप इसमें जितने भी तथ्य दिए गए हैं उनको ध्यान से देखिए और अगर संभव हो तो आप उन्हें नोट भी कर लीजिए। अगर आप नोट न कर पाइए, आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ एज इट इज उपलब्ध रहेगी, वहां आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, इनको कितना पैसा कहां से किसको मिला है। तो देखिए वित्त मंत्रालय को कितना मिला है, 18.5 लाख करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए मिला है। रेलवे मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए। डीजल और बिजली पर 33,000 करोड़ रुपए खर्च भी मिला है अलग से। गृह मंत्रालय को 2.19 लाख करोड़ रुपए। सेंट्रल पुलिस फोर्स पे 1.43 लाख करोड़ रुपए का खर्च उसमें ऐड है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय को कितना मिला है, 1.80 लाख करोड़ रुपए मिला है, जिसमें मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। तो आप जान लीजिए कि मनरेगा पे जो मिला है बजट में पैसा कितना मिला है, 86,000 करोड़ रुपए। ये जरूर आता है, कभी कभी मिलान करने में ये डिजिट आगे पीछे करके पूछ लेता है। तो मनरेगा के लिए कितना पैसा मिला है, 86,000 करोड़ रुपए मिला है। देखिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.52 लाख करोड़ रुपए मिला है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। तो अब मनरेगा में कितना है, 86,000 करोड़ रुपए, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितना पैसा दिया गया है, 60,000 करोड़ रुपए। इसको याद करते चलिएगा या अलग से नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं देख लेते हैं जिसमें बजट के द्वारा धन दिया गया है। देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो फ्री राशन वाला योजना चलता है, इसमें जो है 2.05 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। यूरिया की सब्सिडी में 1.19 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 85,000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 85,000 करोड़ रुपए दिया गया है। मतलब आप समझ रहे हैं, इस क्रम को लगाते चलिएगा। देखिए मनरेगा के तहत 86,000 करोड़ रुपए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 60,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 85,000 करोड़ रुपए। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 85,000 करोड़, मनरेगा 86,000 करोड़, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन में 12,000 करोड़, इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन में कितना दिया गया, 12,000 करोड़। आयुष्मान भारत योजना में 7.3 हजार करोड़ रुपया दिया गया है, ठीक है ना। तो आयुष्मान भारत योजना को भी याद रखिएगा, इस क्रम को पूरा याद रखिएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा। अब देखिए राष्ट्रीय गंगा योजना या नमामि गंगे मिशन के तहत कितना करोड़ रुपया दिया गया है, 3.3 हजार करोड़ रुपया दिया गया है। किसके तहत, राष्ट्रीय गंगा योजना या नमामि गंगे योजना के तहत, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए बजट 2024-25 में सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी 6%, कितना, सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी 6% और प्लेटिनम पर 6.4% तक कम कर दिया गया है, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाता है कि सोना और चांदी के गहनों पर कितना कस्टम ड्यूटी है। तो सोना और चांदी पे 6% है, जबकि प्लेटिनम पे कस्टम ड्यूटी कितनी है, 6.4%, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 चीजों पे बढ़ा दी है। तो देखिए 7 चीजों पे कस्टम ड्यूटी घटी है
और 2 चीजों पे कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। चलिए देख लेते हैं किस पे घटी है और किस पे बढ़ी है। तो देखिए मोबाइल फोन और चार्जर पर, मोबाइल फोन के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटकर 15% कर दी गई है, मतलब मोबाइल सस्ता होने वाला है। ठीक है। सोना, चांदी और प्लेटिनम पर ड्यूटी घटाई गई है। कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, बहुत अच्छी बात है। फिर सोलर पैनल, चूंकि सरकार जो है हर घर सौर ऊर्जा से रोशन करना चाहती है, तो सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सामानों पर छूट देने के लिए कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर ड्यूटी घटाई गई है। ठीक है ना। ऑक्सीजन फ्री कॉपर, कॉपर देखिए 2 तरह का आता है, एक ऑक्सीजन फ्री आता है और एक ऑक्सीजन वाला कॉपर आता है। तो जो ऑक्सीजन फ्री कॉपर आता है उस पे कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। ठीक है। अब देखिए रेयर मिनरल्स पर 25 क्रिटिकल मिनरल्स पर जो है कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। और फिश फीड की कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% की गई है। ठीक है। तो ये वो वस्तुएं थी जिसपे कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। ठीक है ना। अब देखिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट जो है वो महंगे हो सकते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? बुनियादी ढांचे में कितना खर्चा किया जाएगा? इसे पूंजीगत प्रावधान कहा जाता है। भाई जो बुनियादी ढांचे का निर्माण जो होता है, चूंकि उससे सरकार को आय मिलती है, तो वो पूंजीगत व्यय के तहत आता है। तो बुनियादी ढांचे के लिए कितना रुपया? 11,11,111 करोड़ रुपया बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दिया गया है। चलिए इसके आगे देखते हैं। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कितना दिया गया है? रक्षा क्षेत्र के लिए 4,54,773 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है। ठीक है। चलिए ग्रामीण विकास के लिए व्यय कितना है? ग्रामीण विकास के लिए व्यय 2,65,808 करोड़ रुपए है, जबकि गृह मामलों के लिए 1,50,983 करोड़ रुपए है। ठीक है ना। शिक्षा के लिए व्यय देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। शिक्षा के लिए जो व्यय है वो है 1.48 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। शिक्षा के लिए कितना है? 1.48 लाख करोड़ रुपए व्यवस्था की गई है बजट में। ठीक है। एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न जरूर आएंगे। देखिए मुद्रा ऋण सीमा को क्या किया गया है? 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। अब आप मुद्रा योजना के बारे में पढ़ लीजिए और उसके बारे में जान लीजिए। उसकी जो न्यूनतम सीमा 10 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। हमारा अगला बिंदु है, अब न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव की चर्चा करते हैं। इसमें क्या बदला है इस बार? देखिए न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। कितनी हो गई है? जो नया टैक्स चुनेंगे, जो नया सिस्टम इस समय लागू हुआ टैक्स का, तो उसको चुनने वाले के लिए 7.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। नई टैक्स रिजीम में अब 50,000 की जगह 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ठीक है ना। पुरानी टैक्स रिजीम जो चुन रहे हैं, उनके चुनने पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स ही फ्री रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है। तो पुरानी वाले 2.5 से 5 लाख हैं और नई टैक्स रिजीम में जाने वाले लोग 7.5 लाख तक अपना टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है। अब न्यू टैक्स रिजीम में 6 टैक्स स्लैब है। जो नए टैक्स रिजीम आई है उसमें 6 टैक्स स्लैब है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 3 लाख रुपए की आय पर 0 रुपए लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स लगेगा।
7 से 10 लाख रुपए की आय पर 10% लगेगा, 10 से 12 लाख रुपए की आय पे 15%, 12 से 15 लाख रुपए की आय पर 20% और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर कितना, 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। तो ये टैक्स स्लैब को आप याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर इनको मिलान करने को पूछ लेता है कि 10% टैक्स कितने से कितने लाख रुपए तक की आय पर लगता है नई टैक्स रिजीम के अनुसार, ऐसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स मतलब रोजगार लेने वाले और रोजगार देने वाले, इनसे जुड़ी 3 स्कीमों की घोषणा की गई है। देखिए, पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम है, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम है और तीसरा है एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम है। तो ये 3 प्रकार की स्कीमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी स्कीमें हैं। पहली बार जॉब करने वालों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए 3 अलग अलग स्कीमें बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला बिंदु है आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज और साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के लिए क्या किया गया है, 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया गया है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख रुपए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र को कितना धन दिया गया है, 1.52 लाख करोड़ रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, बजट 2024-25 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बजट में कितने परसेंट मुद्रास्फीति की चर्चा की गई है भारत में 2024-25 में। तो बजट 2024-25 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति 4% लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बजट 2024-25 के अनुसार पीएम सूर्य घर बिजली योजना, कौन सी, पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। ठीक है ना, पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसमें पूछा कैसे जाएगा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रत्येक घर को कितने बिजली प्रति महीने कितने यूनिट बिजली निःशुल्क देने की बात की गई है। तो देखिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की गई है। ठीक है ना, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार 5 वर्षों के लिए गरीब कल्याण योजना को बढ़ा दिया गया है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए गरीब कल्याण योजना को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। किसकी, जनजातीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, याद रखिएगा, आदिवासी बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा। किसमें शामिल किया जाएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में। ठीक है ना, जिससे लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। कितने आदिवासियों को, 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, विदेशी कंपनियों पर से कारपोरेट टैक्स को 40% से कम करके 35% करने का प्रावधान किया गया है। कारपोरेट टैक्स को घटाया गया है, इसका मतलब भारत में निवेश बढ़ाने का विचार है और जब निवेश बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा।
ठीक है। तो विदेशी कंपनियों पर से कारपोरेट टैक्स को 40% से घटा के कितना कर दिया गया, 35%। टोटल घटाव कितना हुआ, 5% का। ठीक है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। सरकार छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, सरकार द्वारा छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को कितना रुपया देने का प्रावधान किया है, तो 10 लाख करोड़ तक के ऋण देने का 10 लाख रुपए तक के ऋण देने का प्रावधान किया है सरकार ने। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर को संशोधित कर 12.5% कर दिया गया है। किस पर, वित्तीय संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी लाभ को संशोधित कर दिया गया है और इसे 12.5% कर दिया गया है। ठीक है। बिंदु की तरफ चलते हैं। बजट 2024-25 में राज्यों में बुनियादी ढांचे और निवेश का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक मुक्त ब्याज ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके लिए, देखिए बजट 2024-25 में राज्यों में बुनियादी ढांचे और निवेश का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक मुक्त ब्याज ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल प्राप्तियां हुई 32.07 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है ना। तो वर्ष 2024-25 के अनुसार क्या है, कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। और बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध कर प्राप्तियां जो है वो 25.83 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो शुद्ध कर प्राप्तियां कितनी है, 25.83 लाख करोड़ रुपए। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.5% लाने का प्रावधान रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कितना % लाने का लक्ष्य रखा है। तो आप जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। देखिए निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क 100 शहरों में विकसित किए जाएंगे। देखिए किसके लिए, निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क 100 शहरों में विकसित किए जाएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर कोई निवेश चाहता है तो उसके लिए औद्योगिक पार्क का निर्माण रहेगा कि जैसे ही आप वहां जाएं वैसे ही अपना काम शुरू कर दें, मतलब प्लग एंड प्ले। ठीक है। ऐसे 100 शहरों में औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। तो अगर ये प्रश्न पूछता है कि प्लग एंड प्ले योजना किससे संबंधित है, तो यह निवेश के लिए औद्योगिक पार्कों के निर्माण से संबंधित है। दूसरा अगर पूछे कि कितने शहरों में प्लग एंड प्ले योजना के तहत औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा, तो ऐसे 100 शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। 20 लाख युवाओं को अगले 5 साल में कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने, 20 लाख युवाओं को 5 साल में कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि 20 लाख युवाओं को 5 साल में कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। तो अगला बिंदु है कि महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसके लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया है। ठीक है।
अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का फैसला लिया गया। किसके लिए? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे। इस योजना पर मौजूदा वित्त वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न पूछता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2024-25 में कुल कितने आवास बनाने की घोषणा की गई है, तो 3 करोड़ आवास, 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का फैसला किया गया है। इस योजना पर मौजूदा वित्त वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। 10,000 जैव अनुसंधान केंद्रों को विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 10,000 जैव अनुसंधान केंद्रों को विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कितने जैव अनुसंधान केंद्रों को विकसित करने की घोषणा बजट 2024-25 में की गई है, तो 10,000 जैव अनुसंधान केंद्रों को विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पूर्वोत्तर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। तो चूंकि मोदी सरकार की प्राथमिकता पूर्वोत्तर विकास की रही है, तो उसके तहत देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। कहाँ? पूर्वोत्तर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एनपीएस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिमिट को बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। देखिए, पेंशन का विवाद इस समय बहुत तगड़ा है, इसलिए इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि एनपीएस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिमिट को बढ़ाकर बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ई कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 1% से 0.1% कर दिया गया है। ठीक है, जो ई कॉमर्स है उस पे जो टीडीएस लगता है उसको 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 5,000 रुपए प्रति माह भत्ता 1 करोड़ युवाओं को दिया जाएगा। किसके तहत? इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 5,000 रुपए प्रति माह भत्ता 1 करोड़ युवाओं को दिया जाएगा। ठीक है, जो युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह भत्ता देने की योजना सरकार ने बनाई है, और ऐसे 1 करोड़ युवाओं को यह भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना में 100 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी। देखिए, एमएसएमई से प्रश्न बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसका मुख्यालय भी लखनऊ में है, तो इसलिए यह हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना में 100 करोड़ रुपए तक कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी। किसके लिए? विनिर्माण क्षेत्र में। ठीक है, 100 करोड़ रुपए तक कोई गारंटी नहीं है, उसके लिए उन्हें बिना गारंटी के 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। सरकार की ओर से पहली नौकरी करने वाले ऐसे युवा कर्मचारियों जिनकी सैलरी प्रति माह 1 लाख रुपए से कम होगी, ईपीएफओ खातों में 15,000 रुपए तक की तय रकम को 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाएगी। अब जिनकी सैलरी प्रति माह 1 लाख रुपए से कम है, उनके भविष्य निधि खाते में 15,000 रुपए की तय रकम को 3 किस्तों में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला बिंदु है 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नए किसान क्रेडिट कार्ड कितने राज्यों में जारी किए जाएंगे? 5 राज्यों में।
बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट में घोषणा की गई है कि 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए? 10 लाख करोड़ रुपए पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए आवंटित किए गए हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 3.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए किया गया है। कितना? 3.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए किया गया है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। राज्य सरकारों के साथ मिलकर 3 वर्षों में कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने दिनों में? राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार काम करेगी और 3 वर्षों में कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को टैक्स मुक्त कर दिया गया है। कितने? 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को टैक्स मुक्त कर दिया गया। अब 3 लाख से ऊपर अगर 3 लाख 1 रुपए आप कमाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। देखिए अगला बिंदु है। बिहार राज्य के लिए 58,900 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार राज्य के लिए 58,900 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में जो अभी आगे पुलिस की परीक्षा होने वाली है तो पुलिस के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 58,900 करोड़ रुपए बिहार राज्य को दिया गया है, स्पेशल मदद दी गई है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। खरीफ फसलों के लिए 400 जिलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। किसके लिए? खरीफ फसलों के लिए 400 जिलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसकी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की घोषणा की गई है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12 मासी सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है। तो इम्पोर्टेंट बहुत है ये प्रश्न। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक चौथा चरण है, चौथा चरण है। इसमें जो है जनसंख्या जो वृद्धि हो गई है गांव में, उसमें 25,000 ऐसे गांव की ग्रामीण बस्तियों को 12 मासी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है? कुल 25,000 ग्रामीण बस्तियों को। ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक करिए और कमेंट भी करिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक करने से हमें और मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और यह हम आपके लिए ही करते हैं। तो आप एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगर कोई नई अपडेट है तो आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे बजट की जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने की बात कही गई है। ठीक है ना। तो अगले दशक में क्या करना है? अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ा देना है। ठीक है ना। उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष के स्थापित करने की बात कही गई है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जन विश्वास विधेयक 2.0 कारोबार करने में आसानी को और बेहतर बनाया जाएगा। जन विश्वास विधेयक 2.0 क्या है? यह कारोबार करने में आसानी को और बेहतर बनाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
इसकी 24 नई शाखाएं 2024 में खोले जाने की घोषणा की गई है। कितनी? 24 नई शाखाएं सिडबी की 2024 में खोले जाने की घोषणा की गई है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है बताइए? सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और इसकी 24 नई शाखाएं 2024 में खोली जाएंगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। माता पिता अभिभावकों द्वारा नाबालिगों के लिए अंशदान हेतु एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की गई है। देखिए, अगर माता पिता और अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए कुछ रकम जमा करना चाहते हैं तो उनके लिए एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की गई है। ठीक है ना? ये बच्चों के लिए है। ठीक, नाबालिग बच्चों के लिए है ये। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वर्ष 2012 को एंजल टैक्स लागू किया गया था। जब कोई स्टार्टअप विदेश से कोई निवेश हासिल करता है तो उस निवेश को अन्य माध्यम से आय मानते हुए उस पर 30% का टैक्स लगाया जाता है, जिसे एंजल टैक्स कहा जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, इस पॉइंट में समझिए कि सबसे पहले वर्ष 2012 में एंजल टैक्स को लागू किया गया। ठीक, एंजल टैक्स को कब लागू किया गया? वर्ष 2012 में। ठीक, अब चलिए इसके दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। जब कोई स्टार्टअप विदेश से कोई निवेश हासिल करता है तो उस निवेश को अन्य माध्यम से आय मानते हुए 30% का टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि कोई स्टार्टअप है जिसको विदेश से धन मिला, निवेश किया किसी ने, तो ये मान लिया जाता है कि उसे जो निवेश है वो दूसरे किसी अन्य माध्यम से मिला है, तो उस पर 30% का टैक्स लगा दिया जाता है। इसे एंजल टैक्स कहा जाता है और इस एंजल टैक्स की शुरुआत कब से हुई थी? वर्ष 2012 से। ठीक है, कंफर्म है आप? अब आगे चलते हैं। देखिए, वर्ष 2024-25 में स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? देखिए, 2012 में एंजल टैक्स आया। उसमें क्या था कि जब किसी स्टार्टअप में कोई विदेशी अपनी पूंजी डालता था तो उसे अन्य आय मानते हुए सरकार उस पर 30% का टैक्स लगाती थी, जिसे एंजल टैक्स कहते थे। लेकिन बजट 2024-25 में यानी 12 साल बाद एंजल टैक्स को स्टार्टअप हेतु पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वित्त मंत्री ने 32 फसलों की जलवायु अनुकूल 109 किस्में लाने का ऐलान किया है। कितने? वित्त मंत्री ने कितने फसलों की? 32 फसलों की। 32 फसलों की क्या लाएंगे? जलवायु अनुकूल 109 नई किस्में लाएंगे। ठीक है ना? तो 32 फसलों की जलवायु अनुकूल 100 नई किस्में लाने का ऐलान किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जा सकता है कितनी नई किस्मों का और कितनी फसलों की कितनी नई किस्मों को लाने की घोषणा बजट में की गई है। तो आप याद रखिएगा, 32 फसलें हैं और 109 नई किस्में हैं जिन्हें बजट में लाने का ऐलान किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा बजट का पोर्शन। इसमें हमने उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा हो, चाहे बिहार पुलिस की परीक्षा हो, या चाहे बिहार पीसीएस की परीक्षा हो, या हायर एजुकेशन की परीक्षा हो। सभी परीक्षाओं में इस बार बजट से प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि इस बार बजट जुलाई में पेश हुआ है। इसके पहले जो है, इसके पहले पूरा बजट पेश नहीं किया, अंतरिम बजट पेश किया गया था और पूर्ण बजट जो है अब पेश किया गया है जुलाई के माह में। और आने वाली परीक्षाओं में इस बजट के प्रश्न से, बजट के चैप्टर से कई प्रश्न आने की संभावना है। इसलिए आप इस पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें आप नोट कर लीजिएगा और जो भी ऐसे बिंदु हैं जिनको बार बार दोहराते रहिएगा
जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है, 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सभी बजट के बारे में संपूर्ण जानकारी जितनी आपको आवश्यकता है उतनी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमें और बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों की PDF लेना चाहते हैं तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां जाके आप इन प्रश्नों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप यूपी PCS, ROARO, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, UGC नेट आदि परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियो इन परीक्षाओं से संबंधित पड़ रही है उन्हें अवश्य देखिए, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो संख्या के लिए बढ़ाने के लिए नहीं है, वह एक क्वालिटी वीडियो है जिसको पढ़ने के बाद आप परीक्षा में होने वाली आसान गलतियों से बच सकेंगे और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।